वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। परिवहन विभाग के द्वारा एनसीआर के लोगों को राहत देते हुए रोड टैक्स में छूट के लिए 4 राज्यों से करार को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर भी कैबिनेट से मोहर लगा दी है। इसके साथ ही ललितपुर में जेल बनाने और बेसिक शिक्षा में डायरेक्ट बेनिफिट समेत कई अहम प्रस्तावों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जी हां, योगी कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों पर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें वैन, कैब, एम्बुलेंस आदि वाहन शामिल हैं। 4 राज्यों ने आपस में टैक्स माफ करने का समझौता किया है। इससे जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन इससे राज्य सरकार पर 12 करोड़ रुपए का व्यय भार भी बढ़ेगा। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बैठक के बाद ये कहा कि इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपए की भी कमी आएगी। लेकिन सरकार के इस कदम से लाखों लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई विभाग अन्य स्रोतों से करेगा। एनसीआर डिवीजन के लिए जो जिले हैं जो निर्धारित हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, और तो उस रीजन में गाड़ियों को जाने पर हर स्टेट अपना टैक्स लेता है। तो एक समझौता हुआ हम लोग के एनसीआर के चारों स्टेटों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कि हम लोग के बीच की जो गाड़ियां हैं, जिस स्कूली वैन है, टैक्सी कैब है या हॉस्पिटल में चलने वाली गाड़ियां हैं, उस पर हम लोग कोई भी टैक्स नहीं। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। पहले ललितपुर जेल छोटी थी, अब बड़ी जेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अभी तक ललितपुर जेल की क्षमता 180 लोगों की थी, जिसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में पंचायती राज अधिकारियों के पद नाम संबंधी हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत झंडा खरीदने के लिए धन आवंटन संबंधी प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। इसके लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। वहीं कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा स्कूलों में भी डीबीटी के तहत 1200 रुपए खाते में भेजने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। स्कूली बच्चों को अभी तक 1100 रुपए की रकम 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 स्वेटर, 1 स्कूल बैग, 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजे के लिए दी जाती थी, लेकिन अब 1200 रुपए दिए जाएंगे, जिनमें इन वस्तुओं के अलावा स्टेशनरी के लिए भी धनराशि दी जाएगी। स्टेशनरी में 4 कॉपियां, 2 पेंसिल, 2 रबर और 2 कटर शामिल रहेंगे। यूपी से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों पर अब टैक्स नहीं लगेगा। वहीं ललितपुर की जेल को विस्तार कर 2 जेल बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। बता दें कि सरकार के इस कदम से 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को भी फायदा होगा। हमारा ललितपुर में एक नई जेल बननी है, उसका एक प्रस्ताव था, उस पर से चर्चा हुई। क्या किस तरह का? नहीं, वो नई जेल बनेगी ही वहाँ ललितपुर में। नई जेल तो जेलों को लेकर के वैसे भी प्रदेश भर में बहुत कुछ किया जा रहा है, कुछ मॉडर्न जेल बनाई जा रही हैं, कई जगह पे अनियमितताएं भी पाई गई। उन सब चीज़ों को लेकर के किस तरह सब पे हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं स्वयं जा करके, आप लोगों ने देखा होगा, मैं स्वयं निरीक्षण करता हूँ। यूपी कैबिनेट के फैसले की बात की जाए तो यह फैसला पश्चिम के लाखों लोगों को सीधे फायदा पहुंचाने के साथ ही साथ लाखों बच्चों को खुश कर देने वाला है। इसके साथ ही ग्रामीण सचिवालयों की मजबूती से ग्रामीणों को लाभ मिलने वाली संभावना दिखती है। कुल मिलाकर ये फैसले जनता के लिए आगे चलकर बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। हर घर तिरंगा को भी सरकार ने बेहतर बनाने में कमी नहीं छोड़ी है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
और बात करते हैं कारगिल विजय दिवस की। देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। 23 साल पहले आज ही के दिन 26 जुलाई को भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को देश से खदेड़कर अपने साहस और पराक्रम का परिचय दिया। वहीं इस मौके पर लखनऊ में कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने कहा कि विश्व इतिहास में भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत पराक्रम, उत्कृष्ट रण कौशल और अटूट कर्तव्य निष्ठा के महान प्रतीक कारगिल विजय दिवस की सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मां भारती की रक्षा के लिए प्राण त्याग करने वाले सभी रणबांकुरों को भावपूर्ण नमन करता हूं। कारगिल विजय भारत माता के जिन महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान के कारण प्राप्त हुआ था, उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कारगिल युद्ध भी स्वतंत्र भारत का एक ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। मई 1999 में ये कारगिल युद्ध प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को, यानी आज ही के दिन 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय की घोषणा भी हुई थी। लेकिन इस विजय के साथ ही जहां पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था कि यह कैसे भारत के अंदर घुसपैठ करता है, कैसे इसने भारत पर युद्ध जबरन थोपा है, कैसे पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान अपने आप में एक सिरदर्द बना हुआ है, वहीं साथ ही साथ भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को एक बार फिर दुनिया ने देखा। इस युद्ध में अनेक वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुजफ्फरनगर के गांव शेरनगर में आज राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भगवान शंकर का जल अभिषेक किया और जन कल्याणकारी कामना की। इस अवसर पर उनके साथ विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष ललित महेश्वरी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हरेंद्र पाल, ऋषिपाल भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के लिए आज का दिन मुश्किलों भरा रहा। रामपुर जनपद के एमपी एमएलए कोर्ट ने जहां उन पर 10 मामलों में आरोप फिक्स किए हैं, वहीं उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी में उच्चतम न्यायालय से उन्हें राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एचसीएलपी खारिज कर दी है। किसने कह दिया आपको झटका लगा? आपका मन जो कहता है आप वही कहते हैं जो हमारा दुश्मन कहता है, क्योंकि आप उनके लोग हैं, आप हमारे लोग थोड़े हैं। देखिए, हमने उससे 2 रिलीफ मांगे थे कि मैक्सिमम रिलीफ और एक मध्यम रिलीफ। मैक्सिमम रिलीफ हमने ये मांगा था, ना तो अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, ना 2 पासपोर्ट हैं, ना 2 पैन कार्ड हैं। एक ही जन्म प्रमाण पत्र है, वो है नगर निगम लखनऊ का, क्वींस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ का। पूर्वी उत्तर रेलवे मंडल गोरखपुर के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा और डीआरएम
आशुतोष पंत कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बारीकी से कासगंज जंक्शन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को अधीनस्थों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने महाप्रबंधक को 3 सूत्रीय समाधान पत्र सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। इस दौरान कासगंज के व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष सतीश गुप्ता, अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल के नेतृत्व में रेलवे महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा और डीआरएम आशुतोष पंत से मुलाकात की गई और जनपद की समस्याओं से अवगत करवाया। इसके बाद व्यापारियों ने अपनी मांग रखते हुए बताया कि कासगंज के सहावर गेट इलाके के फाटक संख्या 310 पर ओवरब्रिज न होने के चलते आए दिन जाम की हालत बनी रहती है। यहां पर ओवरब्रिज बनाया जाए और कासगंज जंक्शन पर दिव्यांगों के लिए फुट रोड बनाया जाए। साथ ही कहा कि नदरे गेट रेलवे पुल के नीचे पानी भरे होने से एक कावड़िया की मौत हो चुकी है। ऐसा है कि हमारा निरीक्षण कर रहे हैं पूरा इज्जत नगर से लेके मथुरा तक। तो उसमें एक तो ट्रैक का निरीक्षण हो रहा है, ट्रैक की जो कैसी राइडिंग है वो सब देख रहे हैं। दूसरे रास्ते में बदायूं स्टेशन देखा, अभी कासगंज देखा। कासगंज स्टेशन वैसे ठीक है, यात्री सुविधाएं पूरी हैं, कुछ माइनर कमियां मिली हैं जो बता दी गई हैं और जल्दी रेक्टिफाई हो जाएंगी। सर, व्यापारियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसके लिए क्या अमल किया जाएगा आपके द्वारा? उसको एग्जामिन किया जाएगा। एक तो LHS का ही है, उसमें हम लोग भी उसका स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कि कैसे उसको बनाया जाए, क्योंकि वो ये उसका जो एक लेग है वो शहर के अंदर जाएगा। सर, कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में थोड़ा विचार करना जरूरी है। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां बुलंदशहर स्पाट टीम और ककोट पुलिस की संयुक्त टीम ने अपहरण किए गए व्यक्ति को सकुशल बचा लिया है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को ककोट से बुलंदशहर जाते वक्त कार सवार बदमाशों ने पीड़ित का अपहरण कर लिया था, जहां किडनैपर्स ने पीड़ित परिजनों से फिरौती के तौर पर 25 लाख की मांग की थी। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोएडा के एक कॉलेज से मुख्य आरोपी बबलू को धर दबोचा। वहीं आरोपी से पुलिस ने एक कार, 2 तमंचे, 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इसी महीने के 24 तारीख को एक गिरिराज सिंह नामक व्यक्ति हैं जो धनौरा के रहने वाले बोलते हैं, लेकिन इस समय मानसरोवर कॉलोनी कोतवाली नगर में रहना शुरू कर दिए हैं। इन्होंने थाने पर सूचना दी कि 23 तारीख से उनका लड़का चेतन नाम का जो 22-24 साल का है वो गायब है। उस पर छानबीन की गई तो इन्होंने एक तहरीर दिया जिसमें 2 लोगों को आरोपित किया इन्होंने, जिससे बताया कि उनकी मित्रता भी थी और धमकी भी दिए थे और इसके पहले एक आध बार उनके घर पर भी आए थे। इस क्रम में पुलिस ने जब छानबीन शुरू किया तो पता चला कि इन लोगों का आपस में रिश्ता ये था। एक तो एक लड़का उसमें से जो जिनका उन्होंने नामजद किया था, इनके साथ दिल्ली में पढ़ता था। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबर ग्रेटर नोएडा से है। यहाँ के यथार्थ अस्पताल में सड़क हादसे में घायल हुई बुलंदशहर की एक छात्रा पिछले 50 दिनों से भर्ती है और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली माही के माता पिता अब तक अस्पताल को 20 लाख रुपए दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि पीड़ितों ने कर्ज लेकर यहाँ 20 लाख रुपए अस्पताल वालों को दिए हैं, जिसके बाद अब ये पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से इलाज के लिए गुहार लगा रहा है। शंका करने लग गया और गाड़ी वाले ने आए थे, बहुत स्पीड से टक्कर मारी और लड़की 10 फुट ऊपर उछली और फिर सड़क पर गिरी। उसके बाद में हम बुलंदशहर ले गए लक्ष्मी लाइफ लाइन में, वहाँ मना कर दी। वहाँ से हम सीधे यहाँ लिया। 13 तारीख तक हमारा 20 लाख रुपया लग चुका है। उस दिन से हमारा जो 20-25 हज़ार रुपये रोज का खर्च। कितने दिन से एडमिट है यहाँ पे यथार्थ में? 6 तारीख 6 जून से एडमिट है। आगरा के फतेहाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया, जहां ब्रेक में खराबी के चलते 50 सवारियों से भरी बस सड़क किनारे खाई में जा पलटी। लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी की भी जान को खतरा नहीं हुआ। वहीं कुछ सवारियों को चोटिल हुए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बस राजस्थान से बलरामपुर की ओर जा रही थी, जहां जगराजपुर गांव में ये हादसा हुआ। वो पेट्रोल पंप आता है ना पीछे, पंचर बनाया और इनको गाड़ी दिया। वहाँ से यहाँ आने में गाड़ी वहाँ से सामने से टेलर वाला आया, तो इन लोगों ने ब्रेक का सहारा लिया। ब्रेक का सहारा लिया तो ब्रेक चढ़ गया। तो गाड़ी जैसे, मैं नींद भी नहीं आई मेरे को, कल मैं फ़ोन में ऐसे ही बात कर रहा हूँ, फ़ोन में सोए सोए बात करा, यूँ घूम के ये पहाड़ा पे ही था मैं,
गाड़ी दूसरा ड्राइवर चला रहा था, वो मोटो चला रहा है, तो गाड़ी खींचा गई पूरी। खींचा ही तो मैं यूं होके देखा तो गाड़ी खींचा ही गई पूरी, सीधी पलटी। गाड़ी खाई नहीं। रामपुर के हजीरपुर गांव में दो लोगों का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते विवाद इतना बढ़ गया कि दबंग युवक ने 10 से 12 लोगों को लेकर युवक के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें युवक की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही 4 लोग घायल भी हुए हैं। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। झगड़ा हो गया था, दौरान इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिखकर सर कोई पुरानी रंजिश लोग आए हैं इसमें 4 लोग हैं। पुरानी रंजिश एक प्लॉट को लेकर, एक पुरानी रंजिश थी गाँव में, रिहायशी प्लॉट को लेकर। ग्रेटर नोएडा में थाना बीटा 2 पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसमें पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चोर बंद मकानों में लगे लोहे के सामानों को चोरी करते थे और इसी के चलते ग्रेटर नोएडा में काफी समय से वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने चोरों के कब्जे से भारी मात्रा में लोहा और अवैध चाकू मौके से बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ग्रेटर नोएडा में लगातार चोरियां हो रही थी और मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने दबिश दी और 3 शातिर अपराधियों को पकड़ लिया। मकानों से लोहे की चोरियां ये लोग किया करते थे। इनसे देखिए सामान भी पुलिस ने बरामद किया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में चोरों ने महिलाओं की चेन पर हाथ साफ कर लिया। बता दें कि मंदिर में पूजा करने गई 2 महिलाओं के गले से चेन चोरी कर ली। चोर आसानी से फरार हो गए। दरअसल शिव मंदिर में महिलाएं पूजा करने के लिए आई थी और भोलेनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगी हुई थी। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो आपको बता दें कि शिवरात्रि है, ऐसे में लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, महिलाएं भी लगी हुई थी और इस बीच चोर आए और गले की चेन खींचकर चले गए। इनको पता भी नहीं चला कि किस तरीके से चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में एक फर्नीचर के शोरूम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं धुआं उठता देख ऊपरी मंजिल में रह रहे परिवार ने अपनी जान बचाई। इसके बाद परिवार ने मामले की सूचना पुलिस और दमकल को दी। वहीं खबर मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि फायर स्टेशन से और गाड़ियां बुलाई गई। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं प्रथम जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो लाखों रुपए का सामान यहां पर जलकर खाक हो गया। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर में एक फर्नीचर की दुकान में आग लगी और कुछ लोग ऊपर भी रह रहे थे। जैसे ही धुआं उठते देखा, लोगों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, आग को बुझाया गया। लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक लाखों रुपए का सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। जब फायर ब्रिगेड को खबर दी गई उसके बाद देखिए किस तरीके से जो दमकल की गाड़ियां हैं और कर्मचारी हैं वो इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शुक्र ये रहा कि कम से कम इसमें कोई व्यक्ति नहीं झुलसा है। वक्त रहते लोगों को पता चल गया आग लगी हुई है नीचे वाले फ्लैट में, तो ऊपर जो लोग रह रहे थे वो आ गए, वरना धुएं की वजह से उनका दम भी घुट सकता था। इस आग में लोग झुलस भी सकते थे। लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके ताकि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जा सके। फर्नीचर का शोरूम ये बताया जा रहा है, लकड़ी का सामान यहां पर रखा हुआ था, वो सब कुछ जलकर राख हो गया।